मार्च 15 की सुबह है और आपके फोन में एक HDFC म्यूचुअल फंड का नोटिफिकेशन आता है। HDFC गोल्ड ETF अब अपना फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज करने वाला है। जिसके पास भी ये नोटिफिकेशन आया था, सबका एक ही रिएक्शन था, ये क्या हो गया। फिर सोशल मीडिया डिस्कशन और न्यूज़ कवरेज से लोग और भी डर गए, क्योंकि वहां इस चेंजेस को अच्छे से समझाया नहीं गया और डेरिवेटिव्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, ये तो रिस्की है, ये तो स्पेकुलेशन है, यानी अब मेरा गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इसी को अच्छे से समझेंगे। HDFC म्यूचुअल फंड ने ये नोटिफिकेशन क्यों भेजा, इसका सच में क्या मतलब है और क्या इस बात से आपको डरने की जरूरत है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये चेंजेस क्यों आए, इनके पीछे क्या स्टोरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान। तो पहले ये समझते हैं कि गोल्ड ETF एक्चुअली काम कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा बाकी बातें समझ में नहीं आएगी। अगर आप ये जान जाओगे कि गोल्ड ETF कैसे क्रिएट होते हैं, तो बाकी चीजें समझना बहुत आसान है। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हो, वो मार्केट बंद होने के बाद अपनी NAV कैलकुलेट करती है और उस NAV के बेसिस पर आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। लेकिन ETF का प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि ETFs में आप म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज से ETFs खरीदते हो। आप तक ETFs के यूनिट्स पहुंचने के लिए फंड हाउस एक थर्ड पार्टी यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं मार्केट मेकर्स। तो फंड हाउस मार्केट से गोल्ड खरीदता है, यूनिट्स क्रिएट करता है और ये यूनिट्स मार्केट मेकर्स को सेल कर देता है। तो जब आप एक्सचेंज पे गोल्ड ETF खरीदते हो तो जो सेलर होता है, या तो वो कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है या फिर कोई मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर का मेनली दो काम है, पहला आप तक यूनिट्स पहुंचाना और दूसरा ETF के प्राइसेस को स्टेबल रखना। मतलब अगर फंड का NAV 100 रुपए है तो मार्केट मेकर्स ये इंश्योर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पे ट्रेड ना हो रहा हो। अगर एक्चुअल प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है तो मार्केट मेकर्स सही प्राइस पे यूनिट्स अवेलेबल करवा देते हैं। अब इसके बावजूद गोल्ड ETFs बहुत ज़्यादा प्रीमियम या डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ETF यूनिट्स क्रिएट कैसे होते हैं। तो मार्केट मेकर्स और म्यूचुअल फंड मिलकर डिसाइड करते हैं कि हर रोज कितने यूनिट्स क्रिएट करने हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स MCX पे गोल्ड के स्पॉट प्राइसेस चेक करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि MCX के स्पॉट प्राइसेस पर ही उन्हें एक्चुअली में गोल्ड मिले। इसीलिए फंड हाउस बड़े ट्रेडर्स को कॉल करता है और जो भी सबसे सस्ता गोल्ड दे रहा है उससे परचेज कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम। जब ऐसा होता है तो MCX के स्पॉट प्राइसेस और एक्चुअल गोल्ड के दामों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर MCX का स्पॉट प्राइस 14,700 पर ग्राम है तो डीलर्स उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। ऐसे टाइम में फंड्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो नई यूनिट्स क्रिएट ही ना करे जब तक सप्लाई और डिमांड नॉर्मलाइज नहीं होती है, या फिर अगर MCX स्पॉट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो प्रीमियम पे परचेस कर लेते हैं। ये सब डिसीजन डिपेंड करता है ट्रैकिंग डिफरेंस पे। अब इसके लिए सेबी के कुछ रूल्स है जिनकी वजह से फंड हाउसेस ज़्यादा प्रीमियम पे गोल्ड नहीं खरीद सकते। तो अब बात करते हैं कि जब ऐसा होता है तो ETF पे क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, फंड हाउस को बड़े ट्रेडर्स ज्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं और इसीलिए फंड हाउस डिसाइड करते हैं कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं करना है। ऐसे में जो ETFs ट्रेड हो रहे हैं उनका क्या होगा। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी ETFs की डिमांड स्ट्रांग है तो वो प्रीमियम पर सेल हो गए और एक्चुअल NAV से उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मार्केट मेकर्स भी प्राइसेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में सिल्वर के साथ देखा था। इंडिया में सिल्वर की सप्लाई शॉर्टेज थी, फिजिकल सिल्वर बहुत ही हाई प्रीमियम पर बिक रहा था, म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्रिएट नहीं कर पाए, ETFs की डिमांड भी बहुत हाई थी, तो ETFs अपने NAV से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे थे। कुछ का प्रीमियम तो 15% तक भी पहुंच गया था। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स क्या कर सकते हैं, ये जानते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में।
ये सिचुएशन कुछ नई नहीं है, ऐसा कुछ सालों से होता आ रहा है। इसीलिए कुछ साल पहले सेबी ने गोल्ड और सिल्वर के लिए न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे। सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स को अलाउ किया कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स यानी ईटीसीडीज जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फंड हाउसेस गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फ्यूचर क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। फ्यूचर्स बेसिकली एक आगे का अग्रीमेंट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे स्पेसिफिक प्राइस पे आप गोल्ड खरीदोगे। तो आप अभी फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे, सिर्फ एक कंफर्म कमिटमेंट ले रहे हो कि बाद में खरीदोगे। और जब वो फ्यूचर डेट आती है तो सेलर एमसीएक्स अप्रूव वॉल्ट में एक्चुअल फिजिकल गोल्ड डिलीवर करता है और ओनरशिप फंड हाउसेस के नाम पे हो जाती है। अब प्रैक्टिकली ये काम कैसे करेगा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सोचो फंड हाउस के पास 25,000 करोड़ के गोल्ड ईटीएफ्स है। जब वो न्यू यूनिट्स क्रिएट करने जाते हैं तो गोल्ड उन्हें प्रीमियम पर मिलता है। पहले फंड न्यू यूनिट्स क्रिएट नहीं करते थे, अब फंड हाउसेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के नए यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मार्केट मेकर्स को यूनिट्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स को भी यूनिट्स मिल जाते हैं, ईटीएफ प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। और जब फिजिकल गोल्ड की सप्लाई नॉर्मल हो जाए फंड हाउस फ्यूचर क्लोज करके एक्चुअल फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। ये पूरा ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली सीमलेस होता है। सो हमें लगता है कि अब तक आप ये पूरी बात समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये डिसीजन क्यों लिया गया है और इसके पीछे क्या फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम गोल्ड फंड्स के बारे में एक क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं। जब आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर डेली इनफ्लोज 25 करोड़ से कम है तो गोल्ड फंड्स स्टॉक एक्सचेंज से ईटीएफ के यूनिट्स परचेज करते हैं, और अगर 25 करोड़ से ज़्यादा डेली इनफ्लोज है तो ईटीएफ न्यू यूनिट्स क्रिएट करके अपने गोल्ड फंड को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो चेंजेस ईटीएफ्स पे आए हैं वो आपके गोल्ड फंड पर भी सीधा असर डालते हैं। फाइनली अब यहाँ एक ज़रूरी बात हमें करनी है, क्योंकि इस चेंज के बारे में काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही है और काफ़ी लोगों ने सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं। तो इसीलिए उन्हें एक एक करके हम सीधे एड्रेस करते हैं। तो पहला कंसर्न ये है कि डेरिवेटिव्स मतलब स्पेक्यूलेशन है। क्या फंड मैनेजर अपनी मर्जी से डेरिवेटिव्स कभी भी यूज कर सकते हैं? ये सबसे कॉमन डर है और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा गलत भी। स्पेक्यूलेशन तब होता है जब फंड मैनेजर्स ये बेट लगाएंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा और उस बेट से पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। फंड हाउस सिर्फ एक टेम्परेरी सप्लाई गैप मैनेज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड अभी अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगा है, तो टेम्परेरीली फ्यूचर से काम चलाते हैं और जब फिजिकल गोल्ड मिलेगा तो हम स्विच कर लेंगे। प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएगी इस पर कोई बेट नहीं है, यानी ये सप्लाई मैनेजमेंट है, सट्टेबाजी नहीं, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा कंसर्न ये है कि फ्यूचर रोल करने से कैरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये रिटर्न्स को कम कर देगा। ये टेक्निकली सही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। कैरी कॉस्ट तब रेलेवेंट होता है जब फंड्स रेगुलरली और फ्यूचर्स कंटिन्यूसली रोल करते हैं, जैसे डेडिकेटेड कमोडिटी फंड्स करते हैं। लेकिन यहाँ फंड हाउसेस फ्यूचर सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब फिजिकल गोल्ड टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो, और जैसे ही फिजिकल गोल्ड मिलेगा ये पोजीशन स्विच हो जाएगी। ये कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर पोजीशन नहीं है, तो कैरी कॉस्ट का इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर नहीं आएगा। अब तीसरा कंसर्न है कि फ्यूचर्स में सेलर डिफॉल्ट कर सकते हैं और गोल्ड डिलीवर ही नहीं होगा। ये एक वैलिड सवाल है और इसका जवाब भी रीअश्योरिंग है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में डिफॉल्ट प्रोटेक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। हर सेलर को एमसीएक्स के पास पहले मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देता हो। अगर सेलर डिलीवर नहीं कर पाए तो उसका मार्जिन फोरफिट हो जाता है और वो पैसा फंड हाउस को मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई सेलर एक्सपायरी तक पोजीशन होल्ड करता है तो उसे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड एमसीएक्स अप्रूव वॉल्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट का रिस्क बहुत कम है। और चौथा और सबसे बड़ा कंसर्न, फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 50% एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में रखेंगे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसी ने सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया है। 50% एक मैक्सिमम अलाउड लिमिट है, ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके लिए एक रियल नंबर बताता हूँ। इस साल फरवरी 28 को
HDFC की नोटिफिकेशन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले HDFC गोल्ड ETF में 15,262 किलोग्राम फिजिकल गोल्ड था, जो फंड का 98.65% था। तब एक भी पैसा डेरिवेटिव्स में नहीं लगा था। जो फंड हाउस पहले से 98.65% फिजिकल गोल्ड पे चल रहा है, वो अचानक से 50% डेरिवेटिव्स पे नहीं जाएगा। HDFC ने मार्च 24 को खुद क्लैरिफिकेशन दिया है और सीधा लिखा है कि ये चेंज स्कीम के नॉर्मल ऑपरेशंस को नहीं बदलता। कोर अप्रोच सेम है और ETCDs सिर्फ रेयर सिचुएशन में यूज होंगे। तो मुझे लगता है अब तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। तो ETFs में पहले एक स्ट्रक्चरल गैप था। जब फिजिकल सप्लाई टाइट होती थी तो फंड हाउस के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था। अब वो गैप फिल हो गया है। सेबी ने एक प्रॉब्लम देखी और उसके लिए एक क्लियर सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। अब फंड हाउसेस के पास एक ऐसा टूल है जो टेम्परेरी है, लिमिटेड है और एक्सचेंज पे रेगुलेटेड है। ये टूल इंश्योर करता है कि आपका ETF प्राइस स्टेबल रहे, ट्रैकिंग एरर कंट्रोल में रहे और आप कभी भी यूनिट्स खरीद और बेच सकते हो, चाहे फिजिकल मार्केट में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपका गोल्ड ETF अभी भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा है और गोल्ड को ही फॉलो करता रहेगा। बस उसके पास एक एक्स्ट्रा सेफ्टी वाल्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Until then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.